हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन शानदार तरीके से कर रहे होइएगा। बोर्ड एग्जाम 2024 का एकदम बेहतरीन से तैयारी करना है बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आप सभी लोग काफी हमें कमेंट करके बता रहे थे कि सर जो आप बताते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में जो एक टॉपिक आता है बच्चों, वो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनता है वो आपको समझ नहीं आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में स्पेशल इस टॉपिक पे आपको पूरा कवर कराया जाएगा और पूरा जीरो से लेके हीरो तक की बात को बताया जाएगा। बच्चों पता है आपको, इस पॉइंट को समझने का बस एक ही कारण है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट सही से मालूम नहीं है। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय का अच्छे से कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। ठीक है, पूरा जीरो से लेके हीरो तक की जानकारी के आपको दिमाग में फीड करा दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, आपको 100% समझ आएगा। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है, थोड़ा भी स्किप मत करना है। ये थोड़ा भी स्किप करिएगा बात आगे बढ़ेगा, फिर आपको वही प्रॉब्लम रह जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों में पूरा फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, आई बात समझ में। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है ताकि मेरा जो भी वीडियो जाएगा और टाइम टू टाइम आपका नोटिफिकेशन जाएगा। ओके बच्चों, बस यहाँ पे हमको क्या करना है, पूरा दम धमाल मचा करके आपके जहनों में बैठा देना है कि आखिर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और त्रिकोणमितीय अनुपात में जो पाइथागोरस प्रमेय के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन बनता है उसको आप यूं चुटकियों में मसल सके, है ना। चलो मसल बनाओ और क्वेश्चन को मसलो, है ना। बहुत ही अच्छा कहावत है। चलो हम लोग समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आखिर है क्या। ये कौन सा यंत्र का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। जो आपको समझ नहीं आता है बेटा, आज के बाद से वो बिल्कुल समझ आएगा, है ना। चलो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या चीज पे आधारित है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको समकोण त्रिभुज पे आधारित है। तो समकोण त्रिभुज तो समझ आता है, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज को पहले अगर कुछ बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो त्रिभुज को ही समझाता हूं। देखो बच्चों, त्रिभुज आखिर क्या होता है। तो त्रिभुज तीन रेखा से घिरी, ठीक है, तीन रेखा से घिरी पूरा क्लोज हो उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप त्रिभुज के अगर कुछ स्ट्रक्चर बनाए तो चलिए हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद और भी क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। सपोज मान लीजिए हम लोग डायरेक्ट से समकोण त्रिभुज का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बस आप इतना समझिए कि त्रिभुज क्या होता है कि तीन रेखा से घिरी एक बंद आकृति, यानी कि बंद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि खुला रहेगा, बंद रहेगा तब जाकर त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक बेटा आपको लंब होता है। ये सपोज मान लीजिए कि बेटा ये लंब है, ठीक है, और इसके आगे एक लंब आधार होता है। ये आधार हो गई, और ये जो दोनों बिंदु मिला हमें, इसको मिला दीजिए। ये क्या बना, तो समकोण त्रिभुज बना। और समकोण त्रिभुज होने के लिए ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहां पे जो एंगल बनेगा ना, यहां पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा आपको 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो यानी कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज में हमेशा याद रखिएगा कि उसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए तो चाहिए। इतना बात क्लियर है। चलिए अब इसमें देखिए बच्चों, अगर मैं आपको कहूंगा इसका कुछ नाम दे दीजिए, तो ए होगा, बी होगा और सी हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताया कि तीन रेखा से घिरी एक बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो एक तो मैंने ये रेखा खींचा, ठीक है, और दूसरा रेखा ये खींचा, और तीसरा रेखा ये दोनों को मैंने बंद कर दिया, तो ये क्या बना, त्रिभुज बना। अब त्रिभुज कैसे पहचानते हैं, तो इसका तीन को कोण है कि नहीं हम लोग देखेंगे और त्रिभुज हम लोग अंदाजा लगा देंगे। तो पहला कोण ये था, दूसरा कोण और तीसरा कोण, तीन कोण है यानी त्रिभुज है। अब बात यहां पे ये आती है कि अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है, जो कोण 90 डिग्री होता है, उसके सामने के भुजा सबसे बड़ा भुजा होता है और उसको नाम देते हैं हम लोग बच्चों कर्ण। क्या देते हैं बच्चों, कर्ण। कर्ण, कर्ण और अर्जुन, तो अर्जुन को छोड़ दीजिए, यहां पे लाइए कर्ण को। ठीक है बच्चों, चलिए तो कर्ण हो गया। कौन कर्ण कहलाता है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। और देखिए जो आपके
आपके एंगल से चलेंगे, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे कि जो 90 डिग्री है उसके सामने की भुजा को कर्ण कह दिए, और जो नीचे है उसको हम लोग मान लीजिए कि आधार कहेंगे या लंब कहेंगे, लेकिन यहाँ पे एंगल के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अगर हम लोग इस एंगल से चलेंगे तो इस कोण के सामने की भुजा को लंब कहेंगे, अगर इस कोण से चलेंगे तो इस कोण के सामने की भुजा को लंब कहेंगे, ठीक है। तो लंब और आधार हमेशा चेंज होते हुए आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन कर्ण का जो वैल्यू होता है वो हमेशा फिक्स होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। वो सारी बात मैं आपको अभी डिस्कस कराऊंगा, लेकिन यहां समझिए कि यहां पे जो नीचे है ना, इस एंगल को सपोज मान लीजिए कि मैं एंगल नहीं ले रहा हूं, सिर्फ नाम है, तो मान लीजिए कि ये आधार है, आधार है, और ये जो है बच्चों ये लंब है, लंब है। तो यहां पे आपको आधार मिल रहा है, कर्ण मिल रहा है और लंब मिल रहा है। अब पाइथागोरस प्रमेय यहां पे कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये एक अगर समकोण त्रिभुज है तो इसके जो 90 डिग्री वाले कोण है उसके सामने का भुजा सबसे बड़ा होता है, उसका नाम देते हैं कर्ण, ठीक है, कर्ण। अब कहता क्या है कि इस कर्ण को स्क्वायर कर दो, ये जो कर्ण है इसका होल स्क्वायर कर दो बेटा, और इक्वल टू में जो होता है बच्चों ये जो लंब है, ये जो लंब है लंब का स्क्वायर कर दो, लंब का स्क्वायर कर दो, और प्लस कर दो आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तो तुम्हारा कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब ये साफ भाषा में कि अगर यहाँ पे जो 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने का भुजा कौन होता है, तो समकोण त्रिभुज के सबसे लंबा भुजा होता है। अगर उसका स्क्वायर यहाँ कर देते हैं तो बाकी जो दो छोटा छोटा भुजा है वो दोनों के स्क्वायर कर जोड़ देंगे तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। यही कहता है हमारा पाइथागोरस परिमेय। इतना बात क्लियर है, और इसका यूज हम लोग जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है आपके समझाने के लिए। क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है वो आपको पता है, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्लियर है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग, ठीक है, कर्ण भुजा का वर्ग किए हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या है बच्चों, तो आधार भुजा, ठीक है, तो आधार भुजा कौन है, ये है आधार भुजा, और लंब भुजा, लंब भुजा ये है बच्चों के वर्ग के योग के बराबर होता है। मैंने यहाँ पे योग किया और बराबर किया, ठीक है, बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग समकोण त्रिभुज की किसी भी भुजा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि हमें हो सकता है कि ये जो समकोण त्रिभुज है, ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें हो सकता है कि हमें कोई भुजा पता होगा और कोई भुजा निकालना होगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके वहां पे निकालते हैं। क्लियर है बच्चों। सपोज मान लीजिए कि यहां पे जो कर्ण था, ये कर्ण क्या था, तो ए सी था, तो यहां पे जो कर्ण है उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो ए सी लिख सकते हैं, ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहां देखिए यहां जो लंब है बेटा, तो लंब क्या है, लंब का जो वैल्यू है ए और बी है, तो यहां पे लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। अब प्लस में बेटा यहाँ आधार है, आधार का वैल्यू क्या है बी सी, तो यहां पे लिख सकते हैं बेटा बी सी का होल स्क्वायर। बताओ बेटा इतना समझ आया कि नहीं, समझ आया तो कमेंट में लिखना है हाँ गुरुजी पूरा समझ आया, ठीक है। तो चलो समझ आया, बिल्कुल समझ आया। चलो अब इतना बार समझ गया हो तो अब देखो हम लोग जो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो कर्ण है, कर्ण क्या है कैसे होता है वो सब बात आपको क्लियर है। देखिए तो कर्ण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। और देखो यहां पे बच्चा क्या है लंब, और लंब को इंग्लिश में हम लोग करते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। और ये जो है बेटा आधार, आधार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेस, जिसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्मॉल बी कहे तब चाहे कैपिटल बी, ऐसे तो आमतौर पे स्मॉल लिया जाता है, मैंने कैपिटल लिख लिया है समझने के लिए, लेकिन आपको जब यूज करना पड़ेगा तो स्मॉल ही करिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए तो यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां तो कर्ण का वैल्यू है ए सी, तो ए सी क्या है पी के एच के बराबर भी है, तो यहां लिख सकते हैं बेटा एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां जो आपको
क्या है, लंब है। लंब को क्या कहते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर, तो पी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और प्लस में यहाँ बेटा क्या है, आधार। आधार यहाँ पे BC था, जो B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो B का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो 3 फॉर्मूला है, ये तीनों स्टेप में आपको कई बार आपको देखने को मिल सकता है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, अगर इस स्टेप में अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फॉलो करके, तो आप समझिएगा कि हमें पाइथागोरस प्रमेय की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने तीनों बात को लिखा दिया, तीनों बात आपको जेहन में उतारना है और याद रखना है। और याद करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं पूरा बेस से आपको समझा दिया कि यहाँ पे कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, किस प्रकार से आता है, मैंने फिगर से भी आपको समझाया है ना, समझाया है। चलिए अब देखिए बेटा, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे क्या समझते हैं। देखिए हमने वहां पे बताया बेटा कि एक हम लोग क्या बना रहे थे कि 3 रेखा से घिरी एक क्लोज, ठीक है, क्लोज आकृति बना रहे थे, जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और एक समकोण त्रिभुज बना रहे थे, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इतना बात क्लियर है। चलिए अब देखिए एक और समकोण त्रिभुज हम लोग यहां पे क्रिएट करते हैं। 1 मिनट जरा बेटा, देखिए ये है एक रेखा, क्लियर है, और दूसरा रेखा मैंने यहां से ले लेता हूं इस तरह से, ये है आपका दूसरा रेखा। और तीसरा रेखा, अगर इसको इस आकृति को बंद करना है तो यहां से लेके हमें यहां मिलाना पड़ेगा। ये बेटा हो गया आपका तीसरा रेखा। ठीक है, जब हम लोग 3 रेखा खींच लेते हैं तो यहां पे जो एंगल बनेगा, ये बनेगा आपको 90 डिग्री। कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होता है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये बात मैंने आपको बहुत बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, और देखिए यहां पे नाम ले लेते हैं बेटा, ए है, बी है और सी है। ठीक है, सपोज मानिए कि अगर हम इस एंगल से चलते हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति जब हम लोग पढ़ा रहे थे आपको, तो त्रिकोणमिति अनुपात जो साइन कोस होता है, साइन कोस का अकेले में कोई माने नहीं होता है जब तक उसको साथ में कोई एंगल नहीं आता है। तो हम लोग एंगल किसको लेते हैं, समकोण त्रिभुज को कोई एंगल। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर एक एंगल के लिए चल रहे हैं, ए एंगल के लिए चल रहे हैं, तो जिस एंगल के चलेंगे उसके सामने के भुजा को हम लोग कहेंगे बेटा लंब कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, लंब कहेंगे। क्लियर है। और देखो जो बच गया वो क्या होगा बेटा, तो आधार होगा, आधार होगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं। यही बात बच्चे को समझने में कई बार दिक्कत होता है, और नहीं समझने के कारण वो क्वेश्चन में बार बार गलत करता है, और उसका आंसर का जो रिजल्ट आता है वो गलत आता है। ठीक है, तो इतना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो अगर इतना बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं क्लियर है तो फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो बेहद अच्छा यही होगा कि अगला एग्जाम्पल भी हम लोग समझ लें। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक और फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज मान लीजिए कि हम लोग फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो एक ये क्या हो गया, एक रेखा हो गया। दूसरा रेखा हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ आते हैं, ये आपका दूसरा रेखा हो गया। और तीसरा रेखा यहां से लेते हैं और यहां मिलाते हैं। क्लियर है। चल तो इतना जब आपको क्लियर है तो अब हम लोग देखिए क्या करते हैं। यहां पे 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये जो भुजा होगा बेटा कौन होगा, कर्ण होगा। ये तुम्हारा फिक्स रहने वाला है। अगर कर्ण यहां पे भी देखोगे तो वही होगा, जो 90 डिग्री के सामने का भुजा होगा वो कर्ण होगा। ठीक है, अगर इस एंगल के लिए चल रहे थे तो कोण के सामने का भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। क्लियर है बेटा। लेकिन यहां देखिए, सपोज यहां मान लीजिए कि ये भी क्या है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो ए एंगल के लिए चल रहे थे, यहां पे तो कोण के सामने के भुजा के लंब कर दिए हैं, तो यहां पे क्या कहेंगे हम लोग, बी से चलेंगे और कोण के सामने के भुजा को यहां पे भी हम लोग लंब कहेंगे, लंब कहेंगे। और जो बचा उसको हम लोग आधार कहेंगे,
आधार कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा बेटा कि जिस एंगल से चलेंगे उस एंगल के सामने की भुजा को हम लोग लंब कहेंगे, जो बच जाता है उसको आधार कहेंगे। यानी कि लंब और आधार हमेशा आपको चेंज होते हुए दिखेगा, लेकिन 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा, जो सबसे बड़ा भुजा होता है, वो कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। इतना बात क्लियर है? बताओ यस या नो, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? चलो, तो अब क्लियर है, तो अब इसको बेहतरीन तरीके से और समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बोलो यस या नो, बोलो बेटा यस या नो। तो यस, ठीक है। चलो, इतना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? थोड़ा भी डाउट है तो फिर से आपको कमेंट में बताना है, मैं आपको और भी बेहतरीन से आपको पढ़ाऊंगा और पूरा जेहन में आपको उतारूंगा, है ना बेटा? चलो चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बेटा, यहां पे पहला नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, पढ़िए जरा। देखिए बेटा, आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन की बनाने की शुरुआत करना है। ठीक है बेटा? चलो देखो, यहां क्या कहता है कि आकृति में एक आकृति दिया हुआ जो आपके सामने है ना? कहता है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ज्ञात करिए। देखिए बेटा, अब आप जानते हैं कि tan या कॉट हो या सेक हो या कॉस हो या कोशिक हो या साइन हो, ये सब क्या है बेटा? तो आपका त्रिकोणमिति अनुपात है। क्लियर है? त्रिकोणमिति अनुपात है। और त्रिकोणमिति रेशियो का फॉर्मूला भी मैं आपको बताया था कि साइन अगर थीटा है तो उसका फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, अगर कॉस थीटा है तो उसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। ये सब क्लियर है? और क्लियर न भी है तो मैं आपको फिर से लिखवा दूंगा और फिर से रिवाइज करा दूंगा। ओके, लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे क्या बच्चों कि कहता है कि आकृति में क्या दिख रहा है आपको? P और Q एक आकृति है। आकृति क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर इस प्रकार से अगर दिखाता है आपको एंगल, तो यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है और कोण के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? तो कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। यानी कि ये क्या है? कर्ण है। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहां पे अगर P से चल रहा है, पहला जो आपका tan दिया है ये P से दे रहा है, तो कोण के सामने की भुजा को आधार कहेंगे। कोण के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। सॉरी, लंब कहेंगे, आधार नहीं, लंब कहेंगे। लंब कहेंगे, और जो बच्चा उसको आधार कहेंगे। आधार कहेंगे। इतना बात क्लियर है? यानी कि हमें दिया है, हम लोग जब भी लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो याद रखिएगा ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। तो जब भी हम लोग लॉन्ग करेंगे तो स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे, ताकि आपको एग्जामिनर पूरा फुल मार्क्स दे। अगर स्टेप पूरा स्टेप के साथ लिखते हैं तो एग्जामिनर बहुत खुश होता है और आपको फुल मार्क्स देता है। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट आपको सही तरीका से आंसर लाना है, उतना इंपॉर्टेंट आपको सही तरीका से आपको पूरा सजा के लिखना भी होता है। समझ रहे हो बात? तो चलिए यहां पे हल लिखेंगे हम लोग, हल, और लिखेंगे दिया है दिया क्या है? ये जो एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या क्या दिया है? देखिए, एक तरफ आपको दिया है पी क्यू इक्वल टू आपको 12 सेंटीमीटर, और एक आपको दिया है पी आर। पी आर इक्वल टू कितना दिया बेटा? तो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जो tan का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है? तो लंब बटा आधार होता है। क्या है? लंब बटा आधार होता है। तो आधार तो पता है लेकिन लंब नहीं पता है, तो लंब पता करने के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा? तो पाइथागोरस प्रमेय पे जाना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? अब चाहे तो लिखेंगे, तो पाइथागोरस पाइथागोरस
प्रमेय से। क्या होगा बेटा? तो देखो यहां पे कर्ण क्या है बेटा? तो आपको पी क्यू है, पी आर है, सॉरी पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ पे लंब क्या है बेटा? तो लंब आपको क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में आपका आधार क्या है? तो पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे आपका वैल्यू क्या क्या मालूम है। तो देखिए पी आर का वैल्यू आपको पता है 13 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर हम लोग बाद में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू पता है क्या? क्यू आर का वैल्यू नहीं पता है, यानी कि ये क्यू आर यानी कि ये क्या है? आपका लंब है। लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो बेटा पी क्यू है, तो पी क्यू का वैल्यू आपको 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे। और ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे स्क्वायर छोड़ा है मैंने, तो स्क्वायर आप जरूर डालिएगा। अब देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 13 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा? तो आपको होता है 169, ठीक है, 169। आप करके देख सकते हैं, मुझे याद है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब इधर देखिए 12 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर इधर प्लस में, इधर माइनस में हो जाएगा। 12 के स्क्वायर होता है 144। कितना होता है बेटा? 144 होता है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां देखिए बेटा, जब 169 में जब 144 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? तो 169 में से 144 को घटाएंगे तो बचेगा 25। तो 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। अब देखिए बेटा डायरेक्ट अगर हम आपको पी का वैल्यू लिखेंगे, पी का वैल्यू लिखेंगे तो इधर रूट चढ़ेगा और क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बताओ बेटा इतना समझ आया कि नहीं? ये जो मैंने निकाला है पी का वैल्यू, पी का वैल्यू 5, यानी कि ये जो लंब है बेटा, लंब है, इसका वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये समझ आया कि नहीं आया? कैसे निकाला है? तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाला है। और पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि आप समकोण त्रिभुज का किसी भी भुजा को निकालने में प्रयोग कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है बेटा, समझ आ गया बात? चलो आगे बढ़े। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे हमें लंब पट्टा है आपका और आधार पट्टा है, कर्ण पट्टा है। तो कोण P के लिए चले तब जाके ये लंब था, यहां पे कह रहा है कि कोट R, तो यहां पे इस एंगल से भी चलने के लिए कह रहा है। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं बेटा कि P के लिए हम लोग जो रिगार्डिंग है उसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो हमें क्या निकालना है? पुट क्या करना है? tan P माइनस कॉट R। चलिए लिखिए यहां पे tan P माइनस कॉट R। अब आपको मैं बताया था कि यहाँ पे जो tan P है, tan का अगर हम फॉर्मूला बताएंगे आपको कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो क्या होता है बेटा? लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, आधार होता है। क्लियर है? और उसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे उसको, पहले इसको करते हैं उसके बाद माइनस में हम उसको रखेंगे। तो डायरेक्ट लिखते हैं कि माइनस कॉट R। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है बेटा, चलिए अब P के लिए चल रहे हैं। तो यहां पे आइए, एक मिनट, यहां पे आइए। P के लिए कोण के सामने पूछा को लंब कहेंगे। लंब कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर है और आपको आधार क्या है? 12 सेंटीमीटर है। यानी कि हमें यहाँ पे जो लंब बटा आधार है कितना होगा? 5/12 होगा। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और माइनस कॉट R है। ठीक है, अब देखिए बेटा हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखो क्या होगा। ठीक है, देखो एक मिनट यहां पे आते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने इस एंगल से चल रहा था, यहां पे P कह रहा था, ठीक है, तो P इस एंगल से चल रही है। अब यहाँ पे R कह रहा है, यहाँ पे जो कॉट है
ये कॉट आर से कर रहा है, तो कोण के सामने की भुजा को लंब, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे एंगल चेंज होगा वैसे ही उसका मान भी बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो आधार था इस एंगल के रिगार्डिंग, इस एंगल के रिगार्डिंग यही क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे तो कोण के सामने की भुजा को हम लोग लंब कहेंगे और जो बचेगा उसको आधार कहेंगे। यानी कि अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखो बेटा, कॉट आर यानी कि कॉट का जो आपको त्रिकोणमिति रेशियो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, तो आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, ये मैं आपको बताया हूं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें समझिए, तो कोण के सामने पूछा को लंब कहेंगे, यानी कि लंब की जगह पे हम 12 लिखेंगे और आधार की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या है, आधार है, तो देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, और आधार के जगह पर कितना लिखना है हमको, तो 5 लिखना है, और लंब की जगह पर कितना लिखना है, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, माइनस होगा, और लंब की जगह पर कितना लिखना है, तो 12 लिखना है। देख सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए, कोण के सामने की भुजा को लंब कहेंगे, तो लंब की जगह पर कितना हो गया बेटा, लंब की जगह पर कितना हो गया, 12। ठीक है, और आधार के जगह पर कितना हो गया, 5। ठीक है, तो लंब की जगह पे आपको कितना हो गया, 12, और आधार की जगह पे 5। क्लियर है, अब इसको डायरेक्ट माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा मेरा, माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ऊपर का 5 माइनस होगा, 5 माइनस होगा, यानी कि 0/15। ठीक है, और अगर 0 में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करे तो उसका आंसर आता है 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर है, बताओ समझ आया कि नहीं आया। ये जो क्वेश्चन था बेटा, समझ आया कि नहीं आया, तो इसका जो यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, समझ आया तो लिखना है कमेंट में हाँ गुरुजी समझ आया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो शेयर पहले करना है। ओके, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन है बेटा कि यदि cos a, ठीक है यहां कहता है cos a 3/4, तो cot a एवं tan a का मान बताइए। ठीक है, देखो बेटा जहां पे दे रखा है, दिया है, पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बेटा, हल। हल में क्या दिया है बेटा, देखो तो दिया है cos a इक्वल टू 3/4। अगर मैं बात करूं तो cos का जो फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात, तो होता है आपको आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, और इसके इक्वल टू में दिया है 3/4। अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे अगर आधार का वैल्यू देखो तो आधार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, और कर्ण का वैल्यू देखे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी कि यहाँ पे हमें 2 चीज पता चलता है, आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार इक्वल टू 3, और लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, नीचे लिख लेते हैं, लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4। इतना बात समझ आया, तो 3 मीटर और 4 मीटर। अब क्या करते हैं बेटा, एक हम लोग त्रिकोणमिति बना, यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक हम लोग समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। अब डायरेक्ट से समकोण त्रिभुज ड्रॉ ही कर लेते हैं, एक एक लाइन लेकर के हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, चल तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो ये जो है बेटा आपका क्या है, समकोण है 90 डिग्री, सामने की भुजा क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण हो जाएगा। क्लियर है, और अगर इस नाम लीजिए कि इसमें कोई ले लेते हैं A B C, यहां पे देखिए बेटा क्या कर रहा है, A एंगल A के लिए चल रहा है, तो इस एंगल से चलेंगे तो कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है बेटा, और जो बच्चा है उसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार होगा नहीं, यस या नो, होगा। चलो
अब देखो बेटा कि यहाँ पे आधार का वैल्यू तुम्हें क्या दिया है, आधार का वैल्यू यहाँ से आपको 3 मीटर दिया है तो 3 हो जाएगा, और लंब का वैल्यू आपको क्या दिया है बेटा, तो 4 दिया है, 4 मीटर। तो आपको कॉट ए और tan ए निकालने की आवश्यकता है क्या। देखो बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे जो है ना कर्ण का वैल्यू है, क्या है बेटा, कर्ण का वैल्यू है, ये जो है ना बेटा कर्ण का वैल्यू है, ये अब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बोलते बोलते में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको क्या था कि आधार का वैल्यू है, आधार का वैल्यू है 3, और यहाँ पे जो 4 है बेटा, ये 4 लंब का वैल्यू नहीं है, आपका क्या है, तो कर्ण का वैल्यू है 4। क्लियर है, कर्ण आपका 4 आपका कर्ण का वैल्यू है। क्लियर है। तो देखो बेटा आपको कॉट ए और tan ए, तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब आपको पता होना चाहिए और आधार पता है, तो लंब पता करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। क्या लगाना बेटा पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय। अब आप सभी को मैंने बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय आखिर होता क्या है, ठीक है। तो सपोज मानिए कि मेरे पास क्या था, ये एक समकोण त्रिभुज था, ठीक है, ये क्या था, समकोण त्रिभुज था। एक मिनट जरा, समकोण त्रिभुज था, ठीक है। यहाँ पे ए था, ये बी था और ये सी था। ये क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण हो जाएगा, जो तुम्हारा 4 सेंटीमीटर था, क्या था, तो 4 सेंटीमीटर था, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस एंगल से ये लंब हो जाएगा, लंब का वैल्यू पता नहीं है। ये क्या हो जाएगा बेटा, आधार हो जाएगा, ठीक है। आधार का वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर पता है। क्लियर है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय अगर यहाँ पे लगाइएगा तो सबसे बड़ा भुजा कौन है, कर्ण कौन है, ए बी। क्या है बेटा, ए बी। तो ए बी का होल स्क्वायर होगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा, कि अगर लंब का स्क्वायर करते हैं यानी कि बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, आपको एसी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा कि आपको जो ए बी है, ए बी का वैल्यू पता है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में आपको बी सी का वैल्यू नहीं पता है, और बी सी को इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे लंब है, लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर करते हैं, यानी कि पी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट पी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसी का वैल्यू कितना है बेटा, तो 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इक्वल टू में आपको पी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 16 है, 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम p का वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √7, ठीक है, मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आया बेटा, आपका परपेंडिकुलर, यानी कि p का वैल्यू आपको 7 और √7 मीटर आया है। बताओ इतना बात समझ आया कि नहीं आया। तो यहाँ से हमें किसका मिल गया, लंब का वैल्यू मिल गया। किसका वैल्यू मिल गया, तो लंब का वैल्यू कितना मिला, तो √7 मीटर, ठीक है। ये 3 मीटर था, ये 4 मीटर था, तो ये √7 मीटर है। क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ पे हमें क्या निकालना था, तो हमें कॉट ए निकालना था और tan ए निकालना था। तो यहाँ पे निकाल ले या फिर यहाँ पे निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें क्या निकालना था, इसमें भी जगह, चलो यहाँ पे हम लोग एक पर्सनल जगह बनाते हैं जहाँ पे आंसर को मेंशन करते हैं, और इधर यहाँ पे आंसर को मेंशन करते हैं। पहले क्या है बेटा, tan ए का वैल्यू निकालेंगे। अब देखो tan क्या होता है, tan ए निकालना है ना। देखो tan ए या cot है, कोई भी पहले निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या बेटा होता है, लंब बटा आधार। और यहाँ पे देखो लंब क्या है, BC, क्या है, BC, और BC का वैल्यू कितना है बच्चा, तो √7, और बटा में क्या होता है, आधार। आधार क्या है यहाँ पे, 3, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। ये हो गया पहला आंसर, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, तो cot ए। अब देखो बेटा cot ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, तो जस्ट इसी का अपोजिट होता है, tan का अपोजिट cot होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 बटा
रूट अंडर 7 होगा। क्या होगा बेटा? रूट अंडर 7 होगा। ये हो जाएगा आंसर। बताओ बेटा ये समझ आया कि नहीं आया? यहाँ tan a का वैल्यू आएगा रूट अंडर 7/3 और cot a का वैल्यू आएगा 3/√7। बताओ समझ आया कि नहीं आया? तो ये जो प्रोसेस है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, हो सकते हैं कि इससे आपको 2 से 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे और 2 नंबर में एक फिक्स रहेगा, और हो सकता है कि थोड़ा सा और टॉप करके इससे 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ सके इसी टॉपिक से। आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ही आपको पूछने के लिए पूछ सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड का तो हमेशा से रहा है कि ज्यादा टॉप क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा बढ़िया से समझाया हूं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग देखते हैं, या फिर रहने दे? बताओ, रहने दे या फिर आगे भी देखें? तो अगर इतना भी क्लियर है तो हम लोग रहने देते हैं, अगर नहीं क्लियर है तो और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। बताओ कमेंट में, रहने दे? तो चलो हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। आप लोग पूरा कंस्ट्रक्ट के साथ, ठीक है, पूरा एकदम उम्मीद के साथ पढ़िए। आप सभी का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, इसमें आपको बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई करना है। रात रात भर जाके पढ़ना है आपको। अभी जो आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं, अभी आपको 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अपने एम पे, अपने मार्क्स, जितना मार्क्स अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं उसको पार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी से आपको समय है, एग्जाम के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। कितना भी लाख समय रहेगा एग्जाम के बाद तो आपको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। अभी एग्जाम से पहले आपको समय है, इसको सही से इस्तेमाल करिए और अपने मार्क्स को अधिक से अधिक गेन होते हुए आप देखिए और करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। फुल जोश के साथ, फुल उम्मीद के साथ हम लोग अगले टॉपिक पे, जो आपको कंफ्यूजन होगा वो आप जरूर बताइएगा, और जो टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में मेंशन लिखिएगा जरूर। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।